आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर जो क्लास 10th का है और एक एक क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। 3 चैप्टर में पीछे के करवा चुका हूं। चौथा चैप्टर है आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ये वैश्वीकरण क्या होता है, मतलब कई देश आपस में मिलकर व्यापार करते हैं तो उस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। जैसे कि कई देश आपस में कनेक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो व्यापार बड़े लेवल पर हो जाता है, बड़े लेवल पर आपस में मिल जाते हैं, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, सभी देश आपस में जब मिल जाएं, कनेक्टिविटी हो जाए, तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था क्या होती है, पैसे संबंधी व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आज हमारे भारत की कई देशों से कनेक्टिविटी है, व्यापार बढ़ गया है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हुई है। हमारे देश की कंपनियां हैं, कई विदेशों में भी काम कर रही हैं और विदेशी कंपनियां हमारे देश में क्या है, काम कर रही हैं। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है या क्या कंपनियों से क्या आशय है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है प्यारे बच्चों, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है बेटा, वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में काम करती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। कई कंपनियां भारत की ऐसी हैं जो एक से अधिक देशों में क्या करती हैं, काम करती हैं, तो क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टाटा कंपनी है जो बांग्लादेश में भी प्रोडक्शन करती है, अफगानिस्तान में भी करती है, कई देशों में करती है XYZ, और इंडिया में भी करती है। तो क्या है वो, बहुराष्ट्रीय कंपनी। पेप्सी कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, टाटा कंपनी है, आयरन एंड स्टील, कई प्रकार की ऐसी कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन करती हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। तो वे बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है, या बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। तो बेटा ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं उन्हें क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग होती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से अपने आकार में बड़ी होती हैं, व्यवसाय के विस्तार में बड़ी होती हैं, उनके पास तकनीक ज़्यादा होती है, पूंजी ज़्यादा होती है और निवेश बहुत करती है ये कंपनियां। इसलिए क्या है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अन्य कंपनियों से कैसी हैं, भिन्न है। देखो भाई, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो एक से ज़्यादा देशों में व्यापार करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पूंजी होगी और निवेश भी बहुत ज़्यादा करेंगी, वो खर्चा भी बहुत ज़्यादा करेंगी, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, ठीक है, और उनका विस्तार बहुत बड़ा होगा, उन कंपनियों का आकार भी बहुत बड़ा होगा। तो भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से कैसी होती हैं, अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय और चीनी खिलौनों की तुलना में चीनी खिलौने बेहतर क्यों साबित हुए हैं। तो भाई आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो चीनी खिलौने होते हैं भारतीय खिलौनों की अपेक्षा अधिक सस्ते होते हैं और आसानी से क्या है, मिल जाते हैं मार्केट में, उनके टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि चीन के अंदर क्या है, कंपनियां अधिक हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी से काम किया जाता है, एक एक तरीके से काम किया जाता है, तो इसलिए क्या है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, कंपनियां ज़्यादा हैं, वर्कर अच्छे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का अच्छा प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या है, फैक्ट्रियों में सामान बनाना क्या है, सस्ता हो जाता है। इससे चीनी खिलौने भारतीय खिलौनों की अपेक्षा कैसे हैं, सस्ते हैं। तो आंसर समझेंगे, चीनी खिलौने भारतीय खिलौनों की तुलना में अधिक सस्ते होते हैं। चीनी खिलौने नए डिजाइन पर तैयार किए जाते हैं, सस्ते भी होते हैं, बेहतर भी होते हैं और नए डिजाइन पर तैयार किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी अच्छी है, चीन में हर चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की कौन सी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं।
तो भारत की कई कंपनियां हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। जैसे कि बात किया जाए भारत की टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां बनाती हैं। भारत की कौन सी है? तो टाटा मोटर्स है, ये क्या बनाती है? मोटर गाड़ियां बनाती हैं भाई। और नेक्स्ट है इंफोसिस, ये आईटी कंपनी है भाई। और रेनवैक्सी है, ये दवाइयां बनाती है। एशियन पेंट्स है, ये पेंट बनाने का काम करती हैं। तो ये भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन सी है प्यारे बच्चों? तो एक तो भारत की टाटा मोटर्स है, इंफोसिस है, रेनवैक्सी है, एशियन पेंट्स है। तो एशियन पेंट्स क्या बनाती है? पेंट्स बनाती है। रेनवैक्सी दवाइयां बनाती है। और इंफोसिस है, आईटी कंपनी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, भारत द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। यानी भारत देश है वो कौन कौन सी वस्तुओं का आयात करता है, कौन कौन सी वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगवाता है। तो एक तो पेट्रोलियम हमारा इंडिया मंगवाता है प्यारे बच्चों, सोना है, कीमती पत्थर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। इन सभी चीज़ों को क्या है, हमारा भारत देश है विदेशों से मंगवाता है। जो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, देखना भी पड़ता है सारी चीज़ों को। तो समझ पाए बेटा? तो पेट्रोलियम, सोना, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सभी चीज़ें क्या है, विदेशों से मंगवाई। सहकारी सहकारी विपणन से क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या है? सहकारी विपणन का अर्थ होता है अनिवार्य रूप से दो कंपनियों के बीच समझौता। दो कंपनियों के बीच के समझौता से है, जिसका उद्देश्य दूसरी कंपनियों के उत्पाद को बढ़ावा देना या बेचना होता है। इससे परस्पर दोनों कंपनियों को लाभ होता है। कहने का मतलब यह है कि दो कंपनियों के आपस में बीच में समझौता ही क्या कहलाता है? सहकारी विपणन कहलाता है। कहने का मतलब है बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो छोटी छोटी कंपनियों से क्या कर लेती हैं? समझौता कर लेती हैं कि भाई हमारे नाम पर कंपनी बेचिए, आपको फायदा अच्छा होगा और आपका सामान भी अच्छा बिकेगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? तो भाई वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? तो ये वैश्वीकरण में आपको पहले भी समझा चुका हूं कि वैश्वीकरण होता क्या है प्यारे बच्चों। जब कई कंपनियां कई देशों में मिलकर काम करती हैं तो उसको वैश्वीकरण कहते हैं। सभी देश आपस में कनेक्टिविटी में तो क्या कहेगा? वैश्वीकरण कहेंगे उसे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है बेटा? तो वैश्वीकरण के साथ विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश के कारण हुआ है। तो वैश्वीकरण है ना बेटा, वो वैश्वीकरण है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश के कारण हुआ है। तो वैश्वीकरण किससे संभव हुआ है बेटा? विदेशी व्यापार या फिर विदेशी निवेश। यह दोनों क्रियाएं अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संपन्न होती हैं। तो बेटा एक तो विदेशी व्यापार हुआ, एक विदेशी निवेश हुआ। ये दोनों की दोनों ही प्रक्रियाएं किसके द्वारा की जाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती हैं। क्या करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में अधिकतर देश एक दूसरे से ज्यादा निकट संपर्क में आए हैं। देखो बेटा, प्राचीन समय में कई देश आपस में एक दूसरे के निकट नहीं थे, लेकिन आने वाले जो समय चल रहा है वो आया है जो समय, एकदम से कई देश आपस में कैसे आ गए हैं? कनेक्टिविटी में आ गए हैं, जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बदलाव आया है। दोबारा समझेंगे, दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। तो वैश्वीकरण विदेशी व्यापार विदेशी निवेश के कारण हुआ है। यानी जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो कैसे हुई है? विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के कारण हुई है। यह दोनों क्रियाएं अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संपन्न की जाती हैं। किसके द्वारा की जाती हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा संपन्न की जाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती हैं। यह पिछले वर्षों में कुछ बड़ा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया। व्यापार अवरोध क्या है? व्यापार अवरोध क्या है? व्यापार अवरोध से क्या तात्पर्य है? तो प्यारे बच्चों अच्छे से मन लगा के पढ़िए यार, और कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला करो सारी चीजें, जिससे मैं भी देखता रहूं
क्या है, और 2026 के लिए 2025-26 के सेशन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और देख लेना। जब कोई देश की सरकार द्वारा अपने देश में वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त व्यापार को नियंत्रण कर देती हैं तो उसे व्यापार अवरोध कहते हैं। मतलब कोई भी देश है, या इंडिया है तो क्या है, इंडिया ने रोक लगा दिया कि हम विदेशी सामान को इंडिया में नहीं आने देंगे, उस पर टैक्स लेंगे। क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। जब हमारी सरकार विदेश से जो सामान आया है उस पर टैक्स ले रही है तो क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई? अवरोध हुआ। क्या हुआ? व्यापार अवरोध हुआ। ये समझ पाए आप? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, अब यह अलग कैसे है? तो अतीत माने बेटा इतिहास में, प्राचीन समय में देशों को जोड़ने वाली क्या चीज थी बेटा? एक व्यापार ही ऐसी चीज थी जो प्राचीन समय में देशों को आपस में जोड़ने का काम करता था। तो अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था। क्या था प्यारे बच्चों? तो विदेशी व्यापार था। विदेशी व्यापार था। अब होने वाला विदेशी व्यापार पहले की तुलना में बहुत तीव्र, व्यापक और अधिक परिवहन के साधनों से युक्त है। लेकिन बेटा जो अब होने वाला जो व्यापार है, पहले की अपेक्षा जो अब होने वाला व्यापार है, कैसा है बेटा? बहुत तीव्र है, बहुत व्यापक है, परिवहन के साधन बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज आसानी से क्या है पहुंचा दी जाती है, और संचार के साधनों से क्या है सब जानकारियां मिल जाती हैं, ऑर्डर हो जाते हैं। अब चीजें बदल गई हैं। वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। यानी परस्पर संबंध, सभी देशों के आपस में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, सभी देशों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। देखिए आज के टाइम पे हमारा इंडिया है, कई देशों से व्यापार कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो क्या है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या बढ़ावा नहीं मिला है? मिला है भाई। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या है बेटा? जो विश्व की लेवल पर क्या है, व्यापारियों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। इसमें कहा गया है कि कोई भी कंपनी गलत तरीके से, अवैध तरीके से व्यापार नहीं करेगी, सही तरीके से व्यापार करेगी, और लोगों के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए क्या है वस्तुएं भी ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से बनाएगी। तो भाई इसलिए व्यापार संगठन बनाए गए थे, और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। माने अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े लेवल का जो व्यापार है, विदेशी व्यापार है, उसको अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है। इस संगठन को विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया था। मतलब जो देश विकसित थे, डेवलप थे, पैसे वाले थे, उनकी पहल पर क्या किया गया था बेटा? शुरुआत किया गया था। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश इस व्यापार संगठन में कैसे हैं बेटा? शामिल हैं। तो विश्व के लगभग 164 देश कितने के बेटा इसमें शामिल है? तो इसी को क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। एक बार और पढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, अच्छा बनाना है। इस संगठन का विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया। किसकी पहल पर? विकसित देश, जो डेवलप देश है, इनके पास फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, कंपनी है, उनके द्वारा। वर्तमान में इसमें कितने देश है बेटा? 164 देश शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन की उत्पादन लागत कम बनाने संबंधी के लिए किस प्रकार प्रयास करती हैं? कम करने के लिए किस प्रकार प्रयास करती हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत करने संबंधी के नियम के लिए किस प्रकार प्रयास करती हैं? मतलब उत्पादन लागत कि फैक्ट्रियों में क्या है, कम से कम
उत्पादन में लागत कम लगे, पैसा कम लगे वस्तुओं को बनाने में, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसके लिए क्या प्रयास करती हैं? तो पहला पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफी मात्रा में पूंजी निवेश करती हैं, निवेश करके अधिक मात्रा में उत्पादन करती हैं, जिससे उत्पादन लागत कम हो जाए। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा निवेश करती हैं, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा पैसा लगाती हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं। ज्यादा पैसा लगेगा भाई, एक साथ ज्यादा पैसा लगेगा तो सामान सस्ता आएगा, कच्चा माल सस्ता आएगा, फैक्ट्री बनाने में पैसा खर्च कम लगेगा और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वो उसमें भी कम खर्चा आ गया। तो ये चीजें हैं बेटा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ती मात्रा में कच्चे माल की खरीदारी, जिससे फिर वो कम लागत में माल प्राप्त कर सके। और क्या है, ज्यादा मात्रा में खरीदती है तो कच्चा माल भी क्या है, सस्ता रेट पे मिल जाता है। अब गेहूं चल रहा है 25 रुपए किलो, अगर इसको 1000 टन लेना है तो रेट कम मिलेगा, 10,000 टन लेना है तो रेट कम और हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें रहती हैं, ज्यादा मात्रा में चीजें खरीदी जाती हैं तो रेट कम हो जाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए इस तरीके से फायदा हो जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर या उन्हें खरीदकर बाजार पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी खराब होती हैं, अच्छी भी होती हैं, कि जो क्या करती हैं, तो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनको खरीद लेती हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें पैसा देंगे, या फिर उनके सामान को खरीद लेती हैं, अपना लेवल लगा के क्या है बेचती हैं, इससे उनको ज्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण के कोई 2 लाभ लिखिए। तो उदारीकरण क्या होता है बेटा? ये उदारीकरण क्या होता है? निजी क्षेत्र बेटा, उदारीकरण होता क्या है? देखिए, जब कोई देश अपने देश में व्यापार से अवरोध को हटा देता है, यानी व्यापार करने से रोक लगी होती है उसको हटा देता है, तो उसी को अपन उदारीकरण कहते हैं। तो इससे क्या है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलता है। निजी क्षेत्र को क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि हमारे भारत देश ने 1991 के आसपास क्या है, विदेशी व्यापार पर रोक लगी थी, उसे हटा दिया, इसी को उदारीकरण कहते हैं। तो इससे क्या होता है, निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलता है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो आगे बढ़कर काम करने लगते हैं। विदेशी वस्तुओं के निवेश में बढ़ावा पाया, यानी इससे फायदा ये भी हुआ कि विदेशी वस्तुओं का निवेश भी हुआ भारत में, कई कंपनियां भी आई, कंपनियां स्थापित हुई, कई फायदे हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है, मतलब आपस में मिलाया जा सकता है, आपस में कनेक्टिविटी में लाया जा सकता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं भाई? तो देशों के बीच विदेशी व्यापार द्वारा एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की संख्या में वृद्धि करके, या तो विदेशी व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए या फिर कंपनियों की संख्या में वृद्धि की जाए। तो इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा कि आपस में देशों में परस्पर संबंध बढ़ेंगे। देशों के बीच लोगों के आने जाने से भी क्या है, लोगों में संबंध बढ़ते हैं। ठीक है, देशों के विभिन्न लोगों को समूह बनाकर, मतलब वहां पे जाके वहां से चर्चाएं करके, बातचीत करके, समूह बनाकर अपने इन चीजों से भी क्या है, आपस में संबंध बढ़ते हैं। सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास कैसे करती हैं? तो भाई ध्यान से समझिए, सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास कैसे करती हैं? तो सरकार कोशिश करती है कि कोई भी देश की सरकार या कोई भी कंपनियां हमारे देश में आकर निवेश करे और व्यापार करे और अपना फैक्ट्री डाले। तो भाई देश की आधारभूत संरचना के निर्णय के लिए, ठीक है, औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के लिए, इससे औद्योगिक तकनीकी बढ़ती है, ठीक है, एवं विकास होता है, आधारभूत सेवाएं भी मिलती हैं, सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कई चीजें होती हैं। विकसित देश किसे कहते हैं? तो ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, पिछली पार्ट में भी पढ़ा चुके हैं आपको। विकसित देश, जो देश अपने आप में परिपूर्ण है, उनके पास सभी संसाधन है, फैक्ट्रियां हैं, सड़कें हैं और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है, मतलब शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो ऐसे देश को क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं।
विकसित देश वे देश हैं जहां विकास की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा तथा अंतर्राष्ट्रीय आय कैसी है, ऊंची है। देश की आमदनी भी ऊंची है, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है यहाँ पे, और विकास की सभी प्रक्रियाएं कैसी हो चुकी हैं यहाँ पे, पूरी हो चुकी हैं। तो अपन क्या कहेंगे, इसे विकसित देश कहेंगे। क्या कहेंगे बाबूजी, विकसित देश कहेंगे। क्या सभी बच्चों को समझ पाए? विकासशील देश किसे कहते हैं बेटा, विकासशील देश किसे कहते हैं? तो विकासशील देश वे देश हैं जहां विकास की प्रक्रिया अभी चल रही है, लोगों का जीवन स्तर ज्यादा अच्छा नहीं है, राष्ट्रीय आय भी क्या है, अधिक नहीं है। यानी विकास की प्रक्रिया भी चल रही है, राष्ट्रीय आय भी अच्छी नहीं है, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी नहीं है, विकास की प्रक्रिया भी चल रही है। तो ऐसे देश को अपन क्या कहेंगे, विकासशील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में सूचना प्रौद्योगिकी ने क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके कारण संचार की गति तेज हो गई है और उत्पादन भी बढ़ गया है। देखिए भाई, व्यापार को बढ़ाने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या है, संचार यानी सूचना प्रौद्योगिकी ने क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। इससे क्या है, विकास की दर तेजी से बढ़ी है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी किस स्थान पर अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करती है, अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं? तो बेटा कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ऐसी किस जगह पे क्या है, अपनी कंपनियां स्थापित करती है, किस जगह को देखती है कि जहां पर मेरी कंपनी सक्सेस हो सकती है? तो सबसे पहले क्या है, जहां बाजार नजदीक हो, परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो। देखो भाई, बाजार आसानी से मिल जाएगा, पास में होगा, तो फैक्ट्री लगाने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, माल सेल होने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, परिवहन के साधन सुविधा से मिल जाए, और क्या है, जहां कम लागत पर कुशल एवं अकुशल श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध हो जाएं, तो वहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी कंपनी स्थापित करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार की नीतियों पर भी नजर रखती है, सरकार की नीति कैसी है। अगर सरकार की नीति खराब है तो ऐसे देश में फैक्ट्रियां, कंपनियां नहीं आती हैं, वो देख लेती हैं कि सरकार कितना टैक्स ले रही है, उस पर भी निर्भर करती हैं। जहां सरकार की नीतियां अच्छी हो, वहां कंपनियां को व्यापार करने में आसानी होती है। सरकार की नीति भी डिपेंड करती है इस चीज पर। विदेश निवेश निवेश से क्या तात्पर्य है? तो निवेश क्या है, निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। यानी पैसे कमाने के लिए या नई पूंजी निर्माण के लिए जो खर्च किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। जैसे कि कई कंपनियां अपना निवेश करती हैं, काय के लिए करती हैं भाई, पैसा कमाने के लिए फैक्ट्रियां स्थापित करती हैं, जिससे एक के दो हो, सीधी बात है। इसी को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश क्या है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार भूमिका निभाई है? तो भाई वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब होता है सभी देशों का आपस में मिलना, वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसमें संचार प्रौद्योगिकी ने अच्छी भूमिका निभाई है। संचार प्रौद्योगिकी तो आप जानते हो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें। तो टेलीफोन है, टेलीग्राम है, मोबाइल फोन है, आदि आदि द्वारा एक देश से दूसरे देश तक सूचना पहुंचाई जा सकती है। तो आजकल क्या है, इनके द्वारा आसानी से हम सूचनाओं को पहुंचा देते हैं, जिससे क्या है, एकीकरण में या वैश्वीकरण में काफी मदद मिली है। इंटरनेट और ईमेल द्वारा हम कम दूरी पर, कम मूल्य पर विश्व में कहीं भी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो सूचना का भी तो बेटा आदान प्रदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? तो विदेशी व्यापार अन्य देशों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? कैसे हो सभी बच्चे? ऐसा लग रहा है कि सो गए? लगातार वीडियो पर एक्टिव रहिए और तरीके से देखिए। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि थक गए हो आप पढ़ते पढ़ते? थका मत हो, लास्ट क्वेश्चन 2 बच्चे हैं बस, जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि खत्म हो जाए चीजें। तो विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों
के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। देखो बेटा, तो विदेशी व्यापार से कंडीशन क्या होती है, बाजारों में सभी देशों की चीजें मिल जाती हैं, बाजारों में एकीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादों को अन्य देशों के बाजारों में पहुंचाने का अवसर मिलता है। तो बेटा, विदेशी व्यापार या वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या है, सभी देशों के बाजारों में सभी देशों का सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे लोगों को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इससे उत्पादक अपने देश के बाजारों के साथ साथ विदेश के बाजारों में भी क्या है, प्रतियोगिता कर सकता है। जो भी प्रतियोगिता, कहने का मतलब है फैक्ट्री मालिक है, उत्पादक है, वो अपने देश के बाजार के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी प्रतियोगिता कर सकता है, अपना सामान बेच सकता है। तो वैश्वीकरण से बहुत फायदे हैं। ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ रहता है, क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार की चीजें अपने देश में ही मिलने लगती हैं। तो जो उपभोक्ता होते हैं उनके लिए तो फायदा ही फायदा है। कैसे कि भाई, अभी तो हमारे पास जैकेट एक ही तरीके की थी, लेकिन बाजार में कई देशों की आ गई, तो अब आसानी से कई चीजें मिलने लगी और सस्ती भी मिलने लगी, क्योंकि आप महंगी दोगे तो हम दूसरे से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रहता है। लास्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, जब किसी देखिएगा, जब कभी हम किसी देश से वस्तुओं का लेन देन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। और जब हम किसी देश में पैसा खर्च करते हैं, अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं या कोई अपनी कंपनी लगाते हैं, तो हम उसे विदेशी निवेश कहते हैं। इस तरीके से दोनों में अंतर हो गया। सभी बच्चे अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़िएगा और चीज़ें देखते रहिएगा।